सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। इस वक्त बिहार में एक बहुत सेंसिटिव इशू है जिस पर ज़ोरों से चर्चाएं चल रही हैं। झारखंड से भी एक ख़बर आई है कि वहाँ भी बरही एक जगह है जहाँ एक नौजवान इंजीनियर शाबान की मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी गई। बिहार के समस्तीपुर में आधारपुर गांव की घटना, जिससे आप भली भांति अवगत होंगे। वहाँ भी न केवल लिंचिंग हुई बल्कि एक महिला को निर्वस्त्र करके उसकी हत्या की गई। लेकिन इन सब चीज़ों से अलग एक बड़ी बहस ये है कि ये सब कुछ होने के बाद भी राज्य के मुखिया का खामोश रहना और अपराधियों की गिरफ्तारी न होना, ये अपने आप में एक चर्चे का विषय बना हुआ है कि आखिर राज्य के मुखिया खामोश क्यों हैं और अपराधियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। हमारे बीच आज चर्चे पर हैं एक समाज सेवी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप भली भांति जानते होंगे। युवा चेहरे हैं, पढ़े लिखे हैं, अक्सर चर्चाओं में भाग लेते हैं। शौकत अली साहब, शौकत अली साहब, आपका देश की सच्चाई में स्वागत है। और आपसे मैं, चूँकि आप बिहार के हैं और बिहार में हमेशा आप एक्टिव रहते हैं, तमाम विषयों पर आप अपनी राय रखते हैं, ये मॉब लिंचिंग जो लगातार हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि अखबार ने और चैनल ने इसे दो पक्षों का झगड़ा बताया, मॉब लिंचिंग नहीं बताया। जबकि दिन के उजाले में 2-2, 3-3 हत्याएं हुई, मकानों को लूटे गए, तमाम तरह के घरों में आग लगाए गए, गाड़ियां जला दी गईं, पलायन हो गया वहाँ से। लेकिन अखबार और चैनलों ने भी चुप्पी साधी और राज्य के मुखिया ने चुप्पी साध रखी है, नीतीश कुमार ने। क्या लगता है आपको, कैसे न्याय मिलेगा? देखिए, समस्तीपुर आधारपुर में जो घटना घटी है, पूरे तरीके से समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। आपने देखा होगा जिस तरीके से उप मुखिया हसनैन पे आरोप लगा कि उन्होंने एक शख्स को गोली मारने का काम किया। उसके बाद उनकी पत्नी ने कहा कि अगर मेरे पति ने गोली चलाया है तो वो उस पर आप न्याय में जाइए, न्यायपालिका में जाइए, कोर्ट में जाइए। अगर गोली चलाया होंगे तो उनके खिलाफ हम गवाही देने को तैयार हैं। ये सब कहते रही, लेकिन भीड़ जो समाज में जहर घुल गया है, भीड़ सुनने का काम नहीं किया और उस महिला को घर से निकालकर नंगा करके उसको बेहरमती से मारा गया। और इस तरह से मारा गया कि समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। और दुर्भाग्य तब हो जाता है, उसके मृत्यु हो जाता है और उसकी बेटी को भी मारा जाता है, लेकिन अभी तक आरोपित गिरफ्तार नहीं होता है। दूसरी बात, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इतनी बड़ी घटना हो जाती है बिहार में, लेकिन एक सूद नहीं लेते हैं। आप ट्वीट तक नहीं किया। वही तो कह रहे हैं कि एक ट्वीट नहीं करते हैं, पुलिस प्रशासन से आप बात नहीं करते हैं, डीजीपी से बात नहीं करते हैं, एसपी से बात नहीं करते हैं, उस घटना पे एक्शन नहीं लेते हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार सिद्ध करती है, नीतीश कुमार को ये सिद्ध होता है, इससे लगता है कि ये मॉब लिंचिंग करने वालों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। जो ये घटना में शामिल हैं उनको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए। एक और दूसरी बात, बिहार नहीं, देश में तमाम जगहों पर मॉब लिंचिंग की घटना 2014 से घट रही है। चाहे 1 लाख की बात कर ले, या पहलू खान की बात कर ले, या झारखंड में जो तबरेज अंसारी को मार दिया गया था, और जो आप पहले भी बताएं कि झारखंड इंजीनियर शाबान के साथ जो हुआ, बरही की बात है, वो उसी की हम बात करें, शाबान की बात की। झारखंड में इन तमाम तरह के मॉब लिंचिंग की घटना घट रही है और 7 वर्ष से देश के लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बना दो कि मॉब लिंचिंग जो करेगा वो फांसी को फंदे को चूमेगा, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या किसी भी जाति और धर्म का हो, वह उसको मॉब लिंचिंग करेगा, उसको फांसी पर चढ़ेगा। ये कानून सरकार से लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार बनाने को तैयार नहीं है। एक बात बताइए, अगर हो सकता है वह भीड़ मुस्लिम होगा और हिंदू को मारता,
मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। हो सकता है मुस्लिम भीड़ हिंदू भाई को मार देगा, मैं मुसलमान के साथ खड़ा नहीं रहूँगा। लेकिन जब बीजेपी के समर्थक लोग किसी मुसलमानों को मारते हैं तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, रेपिस्टों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। ये सिद्ध होता है ना कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं बलात्कारियों के साथ खड़े हैं, मॉब लिंचिंग का। एक बात और मैं जानना चाहता हूँ, अफ़गानिस्तान में कोई घटना घटे नॉन मुस्लिम के साथ, उसका बदला भारत में लिया जाएगा। बर्मा में घटे बदला भारत में लिया जाएगा। सीरिया में घटे अभी आपको पता है इसराइल फ़िलिस्तीन युद्ध में एक भारतीय महिला जो वहाँ नर्स थी, वो दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मृत्यु हो गई, उसको भी मुद्दा बनाया गया। तो विदेशों में घटने वाली घटनाओं का बदला भारत में मुसलमानों से एक विशेष संगठन ले रही है और सरकार इस पर चुप्पी साधे। ये भावनाएं कहाँ से भड़काई जा रही है? देखिए, देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, कश्मीर, ये पक्ष में हमेशा कहते हैं कश्मीरों में ब्राह्मणों के साथ जुल्म हुआ, कश्मीरी ब्राह्मण का जिक्र करते हैं। तो क्या कश्मीर में अगर कोई जुल्म हो तो सरकार जिम्मेदार नहीं हो और पूरे भारत का मुसलमान जिम्मेदार हो जाए? देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और प्रधानमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। ये शब्द मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं? मेरा मकसद ये है कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो हमारा प्रधानमंत्री पूरे देश में घूम घूम के कह रहा था कि कश्मीर में पंडितों को भगाया गया, अत्याचार किया गया, हम अगर हमारी सरकार बनती है तो उनको कश्मीर में बसाने का काम करेंगे। आज देश में 7 वर्ष से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, एक कश्मीरी पंडित को कश्मीर में बसाने का काम नहीं किया, एक भी पुनर्वास नहीं हुआ। वही तो कह रहे, क्यों नहीं किया? आप 7 साल से प्रधानमंत्री हैं, 7 साल से आपका शासन है, अपने आप को 56 इंच वाले प्रधानमंत्री बताते हैं, तो क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों को बसाने का काम किए? ये कहीं ना कहीं सिद्ध होता है कि कश्मीरी पंडितों के छाती पर चढ़कर आपने वोट ले लिया लेकिन उनको बसाने का काम नहीं किया। और बात कह रहे हैं कि घटना घटती है अफगानिस्तान में तो मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, इसलिए कि देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है सरकार से सुपारी ले लेती है। आप गुंडे को देखे होंगे, जो गैंगस्टर होता है, गोली मारता है, वो पैसा लेकर आदमी पर गोली चलाता है। तो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे जी न्यूज़ की बात करें या आज तक की बात करें, किसी भी मीडिया की बात करें, वो सरकार से सुपारी ले चुका है देश के लोगों के बीच में हिंदू मुस्लिम जैसी दिमक, अफीम को समाज में फैलाने का। आज समाज में इतनी गंदगी फैल चुकी है कि अगर मुस्लिम है तो हिंदू के मोहल्ला में जाने में डर लगता है, अगर हिंदू है तो मुसलमान के मोहल्ले में आने डर लगता है। ऐसा है नहीं, लेकिन देश की मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरीके से बनाने का काम कर दी है। आज बता, हवा बना दिया है, बिल्कुल हवा बना दिया गया। आप बताइए, एनआरसी का आंदोलन इसी दिल्ली में शाहीन बाग में हो रहा था तो मीडिया क्या कह रही थी? वहां पाकिस्तान परस्त लोग बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान से फंडिंग हो रहा है, पाकिस्तान से डायरेक्ट कनेक्शन है। इस तरह का भाषा का प्रयोग तो किसानों पर भी कहा गया। और किसान जब आंदोलन कर रहा था तो खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा गया था। जब युवा रोजगार मांगता है तो टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है। तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया सुपारी ले ली है कि जो सरकार को आईना दिखाएगा, सरकार से सवाल करेगा, उसको कोई ना कोई नाम देकर देशद्रोही बताया जाएगा। आज समाज में जहर फैलाने का काम इस मीडिया वालों ने किया है। हम तो कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया को 21 दिन के लिए आइसोलेट कर दीजिए। 1.5 साल से कोरोना आया हुआ है, हर इंसान अपने अपने घर में आइसोलेट है, लेकिन ये मेन स्ट्रीम का सही आपने पत्रकार लोग और ये पत्रकार लोग और न्यूज वाले आइसोलेट, सही पकड़े हैं भाई। 21 दिन तक अगर देश में न्यूज चैनल को बैन कर दीजिए, सोशल मीडिया को छोड़कर मेन स्ट्रीम मीडिया को। बैन शब्द नहीं के, बड़ा अच्छा शब्द तो आपने निकाला, आइसोलेशन में। हाँ, वही कहने का मतलब, बैन का मतलब यही हुआ कि आइसोलेट में उनको 21 दिन के लिए डाल दीजिए। अभी हमारे देश से जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे से जो दरार पैदा हुई है वो दरार भरने का काम करेगा। हम तो सरकार से कह रहे हैं कि 21 दिन के लिए आइसोलेट कर दीजिए, हमारी जो दरार है ये दरार भरने का काम किया जाएगा। आप समझ जाइए कि देश में हमारा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग साथ में रहते हैं। इस तरह के जो माहौल पैदा किया गया है इससे पहले नहीं हुआ था। लेकिन एक बात सुन लीजिएगा सर, आप अफवाह कितना दिनों तक फैला सकते हैं? बहुत दिनों तक नहीं फैला सकते हैं। ये सरकार ज़्यादा दिनों तक गुमराह नहीं कर सकती है। देश की जनता समझ चुकी है, अब इन लोगों को बहकावे में नहीं आएगी। बंगाल में चुनाव हुआ पिछले दिनों,
वहाँ पर भी कह रहे थे कि हिंदू खतरे में है, बंगाल में हिंदुओं को जय श्री राम नहीं कहा जा रहा है, मंदिर में पूजा करने नहीं दिया जा रहा है, हिंदू को जान से मारा जा रहा है। लेकिन बंगाल की जनता ने हिंदू पलायन कर रहा है, ये भी कहा जा रहा बहुत तरह की बात कहा गया था। आपने सही कहा कि पलायन किया जा रहा है बंगाल से, लेकिन बंगाल की जनता ने कहा तुम हिंदू मुस्लिम करोगे, हम रोजी रोटी की बात करेंगे, तुम बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करोगे, हम बंगाल की विकास की बात करेंगे, तुम हिंदू मुस्लिम की बात करोगे, हम स्वस्थ की बात करेंगे। तब जाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया और वहां पर टीएमसी की सरकार बनाने का काम किया। अब देश की जनता समझ चुकी है, इन भाजपाइयों को बहकावे में नहीं आने वाली है। आप देख लीजिएगा, देश में जहां भी चुनाव होगा, हम तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी। 5 राज्य में चुनाव है अगले साल, आप देख लीजिएगा सर, 5 राज्य में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी। क्योंकि बलात्कारी हो, उसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा झंडा लेके उतर जाते हैं। कश्मीर में आपने देखा, आसिफा के लिए जो रेपिस्ट के लिए उतर गए। यशवंत सिन्हा उत्तर प्रदेश में मंत्री था, जब मुजफ्फरनगर में यशवंत सिन्हा के पुत्र जयंत सिन्हा जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तो वहां पर जाता है, दंगाई को माला पहनाता है। ये क्या सिद्ध होता है भाई? ये कहीं ना कहीं ये सरकार सिद्ध कर रही है कि जो दंगा करेगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा, जो फसाद करेगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा, जो माँ बहन की गाली देगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा। पिछले दिनों बुलंदशहर में एक घटना घटी थी, एक इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या हुई थी। उसके हत्या का आरोप जिस व्यक्ति पर लगा था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने विधि विधान के साथ अपने दल में शामिल किया था। जब हंगामा खड़ा हुआ तो उसे फिर उसका निष्कासित किया गया। क्या सिद्ध होता है? देखिए, बिल्कुल हम तो कह रहे हैं ना, एनआरसी का आंदोलन चल रहा, जिस व्यक्ति राम गोपाल ने गोली चलाया उसको भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी में शामिल कराती है। जब विरोध होता है तो उसको पार्टी से निकाला जाता है। आसिफ जो मेवात में, उसको भीड़ के द्वारा मोब लिंचिंग करके उसको मार दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जाकर महापंचायत करता है और कहता है कि मुसलमानों को मारो। अरे भाई, हमारा देश लोकतंत्र है, हमारा देश स्वतंत्र है। ये शब्द का इजाज़त हमारा संविधान नहीं देता है कि आप दूसरे धर्म के लोगों को कहोगे मारो। ये पूरे तरीके से गलत है, गैर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाई जा रही है। आपको क्या लग रहा है, पूरे देश में जो इस तरह का वातावरण बन रहा है, बिहार भी उससे प्रभावित हो रहा है क्या? बिल्कुल, बिहार इस तरह से चीज़ों से प्रभावित नहीं था, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों से नीतीश कुमार के नरमीपन से, बीजेपी के गोद में बैठ जाने से, आरएसएस के गोद में बैठ जाने से, ये बीजेपी के ही भाषा बोल रहे हैं नीतीश कुमार। पहले ये भाषा तो बोल ही नहीं रहे, वो तो इस बार तो वो एकदम मौन है। वही मैंने भाषा बोलने का मतलब है, बीजेपी के तरह ही काम करने का काम कर रहे हैं। आरएसएस के गोद में बैठकर, नागपुरिया के गोद में बैठकर वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी कह रहा है। नहीं तो नीतीश कुमार जी एक्शन लेना चाहिए था। जो समस्तीपुर में घटना घटी, डायरेक्ट उसको गिरफ्तारी करवाना चाहिए था। अगर नहीं, किसी पुलिस वाले पर भी कोई कार्रवाई नहीं। हाँ बिल्कुल, अगर गिरफ्तारी नहीं होता तो उसको घर की कुर्की करना चाहिए था। कैसे भाग जाएंगे आरोपित, कैसे भाग जाएगा? मुआवजे का भी कोई ऐलान नहीं हुआ सरकार की तरफ। वही तो कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अछूत समझा जा रहा है देश में अल्पसंख्यकों का। ये सरकार राजनीति कर रही है कि एक तरफ 20% बांट दो, एक तरफ 80% बांट दो। जो इस तरीके से राजनीति देश में चल रहा है, देश के लिए हानिकारक है। आपको पता है ये नहीं, इस पूरे घटनाक्रम में जो आंदोलन किया गया है, जो सड़क पर पार्टियां उतरी, उसमें माले यानी वामपंथी और एक एसडीपीआई, 2 पार्टी का नाम है। और जन अधिकार पार्टी की तरफ से, पप्पू यादव जी की तरफ से, उनके ऑफिशियल इससे ट्वीट कर विरोध किया गया था। लेकिन आरजेडी, कांग्रेस के एक नेता वहां पहुंचे, लेकिन अधिकृत रूप से आरजेडी कांग्रेस ने खुलकर कोई बड़ा बयान नहीं दिया। ये भी चर्चा का विषय बना हुआ, क्यों विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे लोग? देखिए, सबसे पहले एक बात बताते हैं, आज देश की जो पार्टियां हैं वो समाज में कौन सी घटना घट रही है, कौन गलत है, कौन सही है, इस पे उसको चिंता नहीं है। चिंता है कि कैसे हम सत्ता में बने। केवल सीट की लड़ाई हो गई है, सत्ता में आने की लड़ाई है। अगर इंसानियत की लड़ाई होती तो वहाँ पर तमाम विपक्षी पार्टियों को पहुँचकर वहाँ पर जो दोषी है, चाहे इधर से लोग हो चाहे उधर से लोग हो, उनको सरकार प्रशासन पे दबाव डालकर गिरफ्तारी करवाना चाहिए था। जो दोषी है उसको सज़ा मिलना चाहिए और जो निर्दोष है उस पर कार्रवाई से बचाने की ज़रूरत है। क्या ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार सत्ता बचाने में लगे हैं, वहीं आरजेडी के लोग सत्ता पाने में लगे? बचाने और पाने के बीच बिहार पिस रहा। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं आप। आज आप बताइए, बिहार में बाढ़ आने वाला है,
आ गया साहब। वही तो कह रहे हैं, बिहार का कोसी, सीमांचल, मिथिला आधा डूब जाएगा, वहाँ के लोग के घर दह जाएंगे। लेकिन क्या सरकार अस्थायी रूप से उन पे इंतजाम कर रही है? नहीं कर रही है। ये हमको सत्ता में आना है, पी लग रहा बांध में। वही तो कह रहे हैं कि सत्ता में आना है, सत्ता बचाना, बस यही बिहार में राजनीति हो रही है। इसी के वजह से अगर बिहार के नेता अच्छे रहते, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, दिल्ली भी उसी दिन आज़ाद हुआ, मुंबई भी उसी दिन आज़ाद हुआ, चेन्नई भी उसी दिन आज़ाद हुआ। आज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, मद्रास इतना आगे क्यों चला गया और बिहार इतना पीछे क्यों चला गया? सीधे कारण है कि बिहार का नेता हमारा अच्छा नहीं है। अगर बिहार का नेता अच्छा रहता तो बिहार भी दिल्ली जैसा विकास कर जाता। एक बात बताइए, झारखंड में संसाधनों का अभाव तो रहा है। इस संसाधन का अभाव रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि संसाधन पहुंचाए। फैक्ट्री नहीं है तो नई नई फैक्ट्री बनाया जाए। जब दिल्ली से फैक्ट्रियां जा रही थी तो दिल्ली से फैक्ट्री बिहार भी जा सकती थी, लेकिन उस समय के नेता बिहार नहीं ले गए, तभी तो नहीं बना। अब बताइए, बिहार से 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ, आज बिहार से बड़ा अच्छा स्टेट झारखंड बन चुका है। लेकिन बिहार क्यों पीछा चल गया? क्योंकि बिहार में सरकार जो 15 साल से है वो अपने सत्ता बचाने के लिए बिहार की जनता को भूल चुकी है। 15 साल से नीतीश कुमार जी एक फैक्ट्री बता दीजिए। 2005 से हम लोग जब इतना 3 क्लास 4 क्लास में पढ़ते थे, उस समय से पूछ रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। मैट्रिक में आए बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, 12th में आए, आप जब से होश में होंगे तो नीतीश कुमार। वही तो कह रहे हैं, इंटर में आए नीतीश कुमार, ग्रेजुएशन किए नीतीश कुमार, MA कर लिए पटना विश्वविद्यालय से नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार जी 16 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन क्या व्यवस्था परिवर्तन हुआ? शिक्षा का व्यवस्था परिवर्तन हुआ? स्वास्थ्य का व्यवस्था परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ, बल्कि ये लोग सत्ता बचाने में रह गए और बिहार को बर्बाद कर दिए। सत्ता पाएंगे या फिर सत्ता बचाएंगे, इसी तौगो-दो में लगे रहेंगे, लेकिन विकास पर चर्चा नहीं करेंगे। और अब जबकि जातीय उन्माद और धार्मिक उन्माद दोनों चरम पर है, बिहार में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे ये लगता है कि कानून व्यवस्था भी कटघरे में है। एक तरफ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आपने देखा होगा, वो कोरोना काल में पप्पू यादव जी को जेल तक जाना पड़ गया, केवल इस कारण से कि स्वास्थ्य सेवाओं में जो त्रुटियां थी उसको उजागर करने पर वो लगे हुए थे। तो वो तो अब उसी स्वास्थ्य के असुविधाओं को वो झेल रहे हैं अस्पताल में बैठकर। लेकिन आज भी बाढ़ और सुखाड़ और अपराध, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार कभी गंभीर नहीं हुई, और यही अपराध है जो विकास के लिए बाधा है। कंपनियां जाती हैं, ये अपराधी उससे हफ्ता मांगते हैं, कंपनियां चली जाती हैं, सड़कों के निर्माण होते हैं, पुल पुलिया, आपने सुना होगा एक ही बारिश में पुल जो धड़ से नीचे चला गया था, ये बिहार की घटना है। ये सब कुछ केवल इसलिए हो रहा है कि अपराध पर लगाम लगाने की इच्छा सरकार की नहीं है। युवा हमारे साथ हैं, और भी बिहार के युवाओं से आपकी बात कराऊंगा। फ़िलहाल यहाँ इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, जय हिंद।